Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is the torque experience the current carrying coil when we put in the uniform magnetic field. जब हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कोयल अवेलेबल है, एक करंट कैरिंग कोयल आपके पास रेक्टेंगल भी हो सकती है, एक सर्कुलर कोयल भी हो सकती है, ठीक है। इसमें से आपको करंट को फ्लो करवाना है, वो वाली रिंग को आपको कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको पुट करना है, ठीक है। तो वो एक उस पर एक टॉर्क लगने वाला है, वो टॉर्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके तो जैसे कि हमने एक पहले हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट अवेलेबल था I/dl, इसको हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा था, उस पर एक फोर्स लगा था F = ILB, ठीक है। ओके तो ऐसे ही हमको यहाँ पे सेम फिनोमिना बनेगा, अपन हमने यहाँ पे एक सर्कुलर लूप हमने कंसिडर की हुई है। आप सर्कुलर लूप भी कंसिडर कर सकते हो और रेक्टेंगुलर लूप भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि भाई इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है, वो सभी फोर्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके और देन आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस पर एक टॉर्क लगती है या कोई एक लीनियर फोर्स लगती है, ठीक है। ओके वो हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं भाई हमने कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने अभी तक डिराइव की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ऐसा डिराइव किया था कि भाई जो मूविंग चार्ज पार्टिकल हमारे होते हैं, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हमको नजर आती है, ठीक है। ओके तो मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने अराउंड। ओके देन आप वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है हमको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लाते हैं, तो उस पर कोई एक फोर्स लगेगा। दिस फोर्स इज अ मैग्नेटिक फोर्स, F = QEB। वो मैग्नेटिक फोर्स लगने से वो मूविंग चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करने लगता है। ओके वो सर्कुलेशन मोशन करती है तो उसकी भाई रेडियस कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो करती है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स के उसका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। उतनी स्पीड उसकी कांस्टेंट होती है, उसका एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्म होता है, एक कांस्टेंट होता है। देन आफ्टर वो इसके पास एक मास भी पार्टिकल्स अवेलेबल है और उसके पास एक वेलोसिटी होती है, तो उसके हम काइनेटिक एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हमने स्टडी किया था लॉरेंस फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स क्या होती है कि भाई जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, अभी आपने देखा कि भाई वो अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास भी एक चार्ज अवेलेबल तो है, तो जो चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होती है तो उसकी अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके तो वहाँ पे दोनों फोर्स लगने वाला है कि भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स F = QE लगने वाला है, देन आपका मैग्नेटिक फोर्स F = QEB लगेगा, ठीक है। इन दोनों को आपको कंबाइन कर देना है। देन आफ्टर आपको एक करंट एलिमेंट आपने कंसिडर करना है, जो मैंने आपको पहले ही अभी बताया था कि भाई आप करंट एलिमेंट को कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में आप पुट करेंगे तो वहाँ पे एक फोर्स लगेगा F = ILB, और एक फोर्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से और एक राइट हैंड रूल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज आप FM से कर सकते हो, दिस इज अ फोर्स एंड दिस इज द इंडिकेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इंडिकेट इज द वेलोसिटी या करंट, ठीक है। आपको F = QB वाला इक्वेशन पुट करना है, तब आप उसको एक वेलोसिटी मान लीजिए। देन आफ्टर आपका इक्वेशन है F = ILB, तब आपको उसको इंडिकेट करना है करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। ओके ऐसे आप फोर्स की डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हो। तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इज अ बेसिक कंडीशन, ठीक है। ओके देन आफ्टर हमने स्टडी किया हुआ था एक सिलेक्ट वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में हमने देखा था कि भाई हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला चार्ज पार्टिकल्स हमको चाहिए, तो इसके लिए हमारा इक्वेशन बना हुआ था V = E/B। ओके देन आफ्टर हमने साइक्लोट्रॉन देखा था। तो साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है, वो एक हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वो हाई एनर्जेटिकल चार्ज पार्टिकल्स को हमको एक न्यूक्लियस में हिट करवानी है और न्यूक्लियस का हमको स्टडी करना है, ठीक है। इसके लिए वहाँ पे काम आती है, उसकी लिमिटेशन भी हमने देखी थी और सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता था वो भी हमको मालूम है, ठीक है। ओके देन आफ्टर हमने ये भी स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, हम अब उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम पुट करते हैं, बट हमको एक एंगल के साथ उसको ले जाते हैं। जब हम एंगल के साथ उसको ले जाएंगे तो वो एक सर्कुलर मोशन करेगा और देन आपको वो ट्रैवलिंग भी करेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन और ट्रैवलिंग करती है तो वो हमारी शेप फाइंड आउट होती है हेलिकल पाथ। ओके तो हेलिकल पाथ जैसी उसकी शेप फाइंड आउट होती है, उसकी हमने पिच की वैल्यू भी हमने निकाली हुई थी, ठीक है। ओके देन अपन हमने स्टडी किया हुआ था बीओ सार्वन लॉ। तो बीओ सार्वन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन उसने फाइंड आउट की, DB = μ0 आइडियल sin θ/4πr², और उसने बताया अगर आपका गिवन पॉइंट की जो पोजीशन वेक्टर होती है वो आइडियल की डायरेक्शन में होती है, तब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है 0, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल में होती है 0, ठीक है। ओके देन अपन हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई हमारे पास कोई एक सर्कुलर रिंग अवेलेबल है और सर्कुलर रिंग की सेंटर में हमने मैग्नेटिक फील्ड को हमको फाइंड आउट करना है। जो सर्कुलर रिंग आपने कंसिडर की हुई है तो उसके उसकी इनसाइड आपको करंट का फ्लो करवानी है और सेंटर में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो B = μ0I/2R।
आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर रिंग। ओके, देन अपन हमने एक फिनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर हमने डिसाइड किया हुआ था और वहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे हमारा गिवन पॉइंट पी था, तो वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो उसका इक्वेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 या साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, आप कोई भी एंगल ले सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने स्टडी किया था एम्पियर सर्कुलर लॉ। ओके, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ मीन्स के क्या बताती है, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करके वो देती है। जैसे कि हमने आगे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया था गॉस लॉ, वैसा ही सेम यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ है, ठीक है। तो उसने एक बेसिक इक्वेशन से उसने अच्छी तरीके से मीन्स के BO7 के कंपेरिजन में वो हमारी जो मेथड थी वो अच्छी थी, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ ने आपने दिया था, ठीक है। तो वो क्या बताती है कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। तो इसमें आपको क्या करनी है कि भाई आपको एक एम्पियर सर्कुलर लूप कंसीडर करनी है कि भाई उसकी इनसाइड जितना करंट है वही करंट आपको कंसीडर करना है, उसकी आउटसाइड वाला करंट आपको कंसीडर नहीं करना है। वो एम्पियर सर्कुलर लूप का आप यूज़ करके आपने एक स्ट्रेट कंडक्टर की आउटसाइड का पॉइंट का आपने एक इक्वेशन निकाला था। वो इक्वेशन हमारा मिल रहा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट कंडक्टर टू गिवन पॉइंट। ओके, देन पर हमने सर्कुलर रिंग में से करंट को फ्लो करवाया और उसकी एक्सिस पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकाला था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके, देन पर हमने इसके एम्पियर सर्कुलर लूप की दूसरी भी एप्लीकेशन देखी थी सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का इक्वेशन हमारा बन रहा था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देन आपका टोरॉइड, तो टोरॉइड भी एक वन टाइप का सोलेनॉइड ही होता है, बट दोनों सोलेनॉइड में दोनों एंड ओपन होती है और दोनों एंड को आपको कनेक्ट कर देनी है, तो हमको एक सर्कुलर रिंग जैसी नजर आएगी। ओके, तो उसका इक्वेशन बनता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बनता है, बट वहाँ पे एन इज इक्वल टू आपको लिखना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बट वहाँ पे लेंथ होगी सरकमफरेंस 2 पाई आर। ओके, देन अपन हमने फाइंड आउट किया था कि भाई हमारे पास दो स्टेट कंडक्टर अवेलेबल है, दोनों को हमने पैरेलल में रख दिया और दोनों में से करंट का फ्लो करवाया I1 और I2, और उसकी बीच का डिस्टेंस हमने कंसीडर कर दिया D। तो वहाँ पे सेम डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो करवाते हैं, तब हमने देखा था कि भाई वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होती है और अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो करवाएंगे तब वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी, और वहाँ पे एक फोर्स का इक्वेशन भी आपने निकाला था भाई F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई वाई या डी, आपने जो भी डिस्टेंस लिया है वो आपको रख देना है, ठीक है। ओके, और फोर्स पर यूनिट लेंथ भी आपने फाइंड आउट किया था। ओके, उसकी सभी फिनोमिना हमने स्टडी किए हुए थे। ओके, देन आफ्टर फ्रेंड्स हमको अभी देखना है कि भाई जब हम कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कॉइल रखते हैं तो वहाँ पे फोर्स कैसे लगती है, और फोर्स लगती है तो वो क्या लीनियर मोशन करेगी या टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ओके, तो टॉर्क के बारे में आप अच्छे से जानते हो। टॉर्क क्या होती है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है और उसको हम बोलते हैं भाई कपल ऑफ फोर्स, उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि भाई कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। हमने यहाँ पे एक नॉर्थ पर रख दिया, तेना पर हमने यहाँ पे एक साउथ पर रख दिया। ओके, तो इन दोनों के बीच में इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उसकी इनसाइड मैंने ऐसी एक कॉइल रख दी, रेक्टेंगुलर कॉइल। आप ये देख रहे हो, दिस इज, आप मान लीजिए कि भाई दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। एक कॉइल तो नहीं है बट आपको ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक सिंपल तार जैसी कॉइल है, ठीक है। ओके, हमने आगे जो फिनोमिना देखा था इसमें हमने क्या किया था कि भाई ऐसा हमारे पास कोई एक करंट एलिमेंट अवेलेबल था कि भाई जिसमें से करंट का फ्लो हो रहा था, और हमने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर ली थी DL, तो हम उसको बोलते हैं IDL। तो IDL के कारण उसकी अराउंड एक इसके फील्ड प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक फोर्स लगने वाली है F इज इक्वल टू ILB। वो फोर्स लगेगी और वो फोर्स की डायरेक्शन भी आप निकालना अच्छे तरीके से जानते हो। तो ऐसा ही सेम फिनोमेना यहाँ पे हुआ ना कि भाई एक A वाली कंडक्टर है, एक K वाली कंडक्टर है, एक K वाली कंडक्टर है और एक K वाली कंडक्टर। तो आपके पास 4 कंडक्टर ऐसी अवेलेबल है, उसकी शेप आपने बना दिया रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे इसके करंट का फ्लो इस डायरेक्शन होगा। आपको कोई करंट का फ्लो की डायरेक्शन आपको इंडिकेट कर देनी है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप अपनी तरफ से आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज कि आपने ऐसा ले लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे करंट का फ्लो ऐसे जा रहा है, देन पर यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे ऐसे। तो देखिए कि भाई यहाँ पे करंट का फ्लो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था और यहाँ पे करंट का फ्लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड आउट भी कर लेते हैं कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या आती है। ओके, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ए वाली डायरेक्शन। तो ए वाली डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस भी मान सकते हो, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके,
देन आफ्टर दिस इज अ वाई एक्सिस, एज हम इसके आपने वर्टिकल रखा है, दिस इज अ वाई एक्सिस। ओके, तो उसको हम वाई एक्सिस भी हम मान सकते हैं, ठीक है। बट आपको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे आप रखेंगे तो ये तो पैरेलल हो जाएगा। चला, ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपका आइडियल ऐसे जा रही है, तो आप ऐसे भी रख सकते हो, डोंट वरी। ओके, क्योंकि उसकी भी इसका एंगल हमको 90 होना चाहिए, ठीक है। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गया तो उसका फोर्स का इक्वेशन आपको मिलेगा 0, ठीक है। ओके, तो ऐसे हमने एक्स एक्सिस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड रख दिया और एक कॉइल को हमने ऐसे हमने रख दिया, तो यहाँ पे करंट का फ्लो ऐसे हो रही है, देखिए एक वाई एक्सिस पे हो रही है। ओके, तो हमको क्या करना है कि भाई पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे। तो ये किसकी डायरेक्शन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो हमने एसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रख दिया, ठीक है। ध्यान आप करंट का फ्लो कहाँ पे हो रहा है, अपर डायरेक्शन में, तो हमने अपर डायरेक्शन में लगा दिया। तो ये देखिए कि आप वहाँ पे एक फोर्स लगने वाला है। ओके, तो फोर्स कहाँ पे लगा भाई, दिस इज अ जेड एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है ए वाली एक्सिस पे, ठीक है। ओके, देन अपन इसके हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे करंट का फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो हमने ऐसा रख दिया, तो वहाँ पे फोर्स लग रही है ए वाली डायरेक्शन में, उस पर फोर्स लगा रहा है ए वाली डायरेक्शन पे, और यहाँ पे फोर्स लग रही है ए वाली डायरेक्शन पे। देखिए, तो ए फोर्स से ए कहाँ पे ले जाएगी भाई, उसको ई साइड ले जाएगी, और ए वाली फोर्स से उसको ए साइड, तो एक क्या होने लगेगी भाई, टर्निंग, ठीक है। तो टर्निंग किस इफेक्ट से होती है, ये जो टर्निंग होती है वो कौन सा इफेक्ट होता है, कपल ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ ए वाली डायरेक्शन पे, तो ऐसे ही ए वाली डायरेक्शन पे ऐसे आ गई, ठीक है। अब मैंने फोर्स लगाया, उसको ऐसे ही फोर्स लगाया, तो ए वाला पार्ट भी यहाँ पे ऐसे आ जाती है, ठीक है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स इज अ क्रिएटेड टॉर्क। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी टर्निंग करने लगती है, रेक्टेंगुलर कॉइल अपनी टर्निंग करने लगती है। ओके, देन आफ्टर आप ऐसा सोचेंगे भाई ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स तो हमने इंडिकेट नहीं किया। ओके, तो उसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। ओके, हमने ऐसा रखा था, ठीक है, हमने ऐसा बेंडिंग में रखा, देखिए ऐसा हमने बेंडिंग में रख दिया। देन आफ्टर दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज अ के एक्सिस। अब जेड एक्सिस मान ले सकते हो, सॉरी के एक्सिस तो नहीं आती है, बट के यूनिट वेक्टर होती है जेड एक्सिस का। ओके, दिस इज अ जेड एक्सिस और दिस इज अ एक्स एक्सिस। ओके, तो हमको क्या रखना है कि भाई एक्स एक्सिस में हमको मैग्नेटिक फील्ड रखनी है ऐसे, देन आपने यहाँ पे करंट ऐसी जा रही है तो ऐसे। ओके, तो देखिए भाई थंब कहाँ पे आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फोर्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने रखा, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऐसे ही आएगा, तो फोर्स अपना लगने वाला है अपर की डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपर डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू आई एल बी, क्योंकि आपने एक करंट एलिमेंट को पुट किया हुआ है। ओके, तो ये दोनों फोर्स है ना, दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रही है। देखिए कि भाई ये फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये फोर्स लग रही है अपर डायरेक्शन में, तो दोनों कोइंसिडेंट फोर्स है, ठीक है। तो कोइंसिडेंट फोर्स क्या हो सकती है, कैंसल आउट हो सकती है, बट ये वाली फोर्स कैंसल आउट नहीं होगी, बिकॉज ये वाली फोर्स यहाँ पे एसी लग रही थी और ये वाली फोर्स यहाँ पे एसी लग रही है, दोनों एक पॉइंट पे नहीं थी, वो एक टॉर्क क्रिएट कर सकती है, ठीक है। ओके, बट नेट फोर्स पे क्या होने वाली है, सभी नेट फोर्स तो जीरो ही होने वाले, क्योंकि यहाँ पे ए डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और यहाँ पे ए वाली डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। यहाँ पे एसी फोर्स लगेगी और यहाँ पे एसी फोर्स लगेगी, बट उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको हम एडिशन करेंगे तो टोटल फोर्स तो आपका जीरो ही आएगा। तो उसका नेट फोर्स तो जीरो आ रहा है, अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो फिर टर्निंग क्यों कर रही है, बिकॉज यहाँ पे एक टॉर्क लग रही है। तो नेट फोर्स जीरो आया तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये ऐसे लिनियर मोशन नहीं करेगा, वो ओनली फॉर क्या कर सकती है, वो ओनली फॉर रोटेशन कर सकती है, ऐसे। चला है आपका कि जैसे कि आपकी रूम में एक फैन होती है, तो वो फैन क्या चलती है, वो ओनली फॉर रोटेशन मोशन करती है, बट वो चल के एक दूसरे रूम में चली जाती है, नहीं चली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक वाली कॉइल क्या करेगी भाई, रोटेशन मोशन करेगी। ओके, तो ए वाली एप्लीकेशन आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपने मोटर देखी है, तो मोटर में एक ऐसा कोई शाफ्ट होता है, एक रोटेटिंग शाफ्ट होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलेशन मोशन क्यों करेगी, क्योंकि उसकी इनसाइड हमने एक मैग्नेट की इफेक्ट लगाई हुई है और उसकी इनसाइड एक सर्कुलर कोयल होती है, और सर्कुलर कोयल में जब हम करंट को ट्रांसफर करेंगे तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट से टॉर्क लगेगा तो वो ऐसे घूमने लगेगा, तो ये भी क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, ठीक है। तो ऐसी फिनोमिना आप एक इसके सभी मोटरों में आप यूज़ कर सकते हो, आपकी फैन की भी मोटर हो सकती है, ठीक है, सभी की मोटर हो सकती है। आपने बहुत टाइप के इसके मोटर हो देखी होगी। ओके, इसमें ए वाली मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ पे एक टॉर्क की मैग्नीट्यूड क्या होती है, टॉर्क की कितना टॉर्क लगेगा भाई, ऐसे रोटेशन तो होने लगा पर कितना टॉर्क लगा, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम देखते हैं भाई उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है।
Today our topic is torque on a current carrying coil is kept in a uniform magnetic field. ओके तो पहले तो हमको यहाँ पे कोई एक कोयल कंसिडर करनी पड़ेगी. ओके तो ऐसे मैंने यहाँ पे कोई एक कोयल कंसिडर की हुई. आप कोयल कोई भी ले सकते हो, ठीक है. आप सर्क्यूलर शेप वाली भी कोयल भी आप कंसिडर कर सकते हो, ट्राइंगुलर वाली भी आप कंसिडर कर सकते हो, रेक्टेंगल भी आप कंसिडर कर सकते हो. ओके तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोयल मैंने कंसिडर की हुई है ऐसी, ठीक है. ओके उसके साथ मैंने ऐसा एंगल बनाया हुआ है, एंगल में मैंने रखा है, ऐसा टेढ़ा मैंने रखा है. ओके और देन आफ्टर यहाँ से दोनों टर्मिनल हुए उसके, यहाँ से हम करंट यहाँ पे हम बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ. तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में से ऐसी करंट जाएगी, तो मैं करंट की डायरेक्शन भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ऐसे उसकी करंट जाती है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, तो ऐसे आपने सोर्स उसको दे दिया. ओके तो ये जो होती है ये वाली एक्सिस, दिस एक्सिस इज अ कोयल एक्सिस, ये कोयल की एक्सिस है, दिस इज अ कोयल एक्सिस. ओके तो एक वाली कोयल एक्सिस को आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैग्नेट रखना पड़ेगा, ठीक है. आप मैग्नेट मीन्स के सोलेनोइड भी रख सकते हो और देन आफ्टर आप मैग्नेट भी रख सकते हो. तो मैंने यहाँ पे एक करंट कैरिंग कोयल रख दिया, एक सोलेनोइड जैसी, ठीक है. ओके तो उसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई ऐसा मैंने यहाँ पे एक सोलेनोइड बना दिया करंट कैरिंग कोयल से, ठीक है. ऐसा नंबर ऑफ मैंने वाउंडिंग कर दिया. ओके तो एक यूनिफॉर्म वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी. और दूसरा मैंने रख दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है. ओके मैं दोनों की डायरेक्शन में अपोजिट कर दूंगा. तो आप मान लीजिए कि भाई दिस इज अ साउथ पोल हो गया, दिस इज अ नॉर्थ पोल और दिस इज अ साउथ पोल जैसा भी वो करने लगेगा, ठीक है. तो इसमें से कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी. ओके तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी, एक नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है ऐसे. ओके दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है. और एक कोयल है तो कोयल के पास एरिया वेक्टर भी होती है. एरिया वेक्टर कैसी होती है कि भाई आप देखिए कि भाई ए वाली लेंथ है उसके एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसी आएगी. ओके और उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर. दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी और दिस इज अ एरिया वेक्टर ए वेक्टर. उसके बीच का एंगल यहाँ पे बन रही है थीटा एंगल. ओके रेक्टेंगुलर कोयल हमने यहाँ पे पुट की हुई है, तो रेक्टेंगुलर कोयल का मैं नाम भी दे देता हूँ कि भाई ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का बी है, तो मैं पी क्यू आर एस में नाम दे देता हूँ, ए पॉइंट पी क्यू आर एन एस. ओके तो ऐसे मैंने उसको नाम दे दिया. ओके तो ये रेक्टेंगुलर कोयल है तो उसके पास लेंथ और विड्थ होती है. तो ए है उसकी लेंथ और पी एस वाली है उसकी लेंथ और पी क्यू वाली है उसकी विड्थ. ओके तो सभी का मैं सेंटेंस में लिख देता हूँ, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसका आपको सेंटेंस है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है. ओके तो मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख देता हूँ. आपने कौन सी कोयल कंसिडर की, पी क्यू आर एस. तो पी क्यू आर एस इज अ करंट कैरिंग कोयल, क्योंकि आपने उसको एक बैटरी के साथ यहाँ पे बैटरी के साथ आपने कनेक्ट कर दिया. ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल. सो दैट आपका करंट कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, ठीक है. ओके तो पी क्यू आर एस इज अ करंट कैरिंग कोयल, करंट कैरिंग कोयल. आप देखिए मैंने यहाँ पे सोलेनोइड रखे हुए हैं. तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक में या दूसरी कोई बुक में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होगा मैग्नेट का, कोई भी आप ले सकते हो. आपको क्या फिनोमिना आपको क्या है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ठीक है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए. ओके क्यों यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, पर पहले आप ये स्टडी कीजिए कि भाई करंट कैरिंग कोयल आपने पुट किया है. ओके तो करंट द कैरिंग करंट उसके इनसाइड करंट कितना होता है कि भाई करंट कैरिंग करंट इज आई, उसकी इनसाइड एक आई करंट का फ्लो होती है, ठीक है. ओके द प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इज बी. और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बी है. ओके ख्याल आया आपको. और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये जो पी क्यू है उसकी लेंथ है विड्थ और पी एस, और आप क्यू आर भी लिख सकते हो यहाँ पे. और आप विड्थ दूसरी किसकी, भाई एस आर की, दोनों की सेम होगी, तो मैं यहाँ पे एस आर पी लिख सकता हूँ. एस आर पी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ए क्यू आर पी एस इज इक्वल टू आप लेंथ कंसिडर कर सकते हो, ठीक है. ओके तो देखिए फिनोमिना क्या हुआ कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपको एक करंट कैरिंग एलिमेंट रखते हो. ओके तो करंट कैरिंग एलिमेंट रखते हो तो उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो पहले फोर्स आप किसका फाइंड आउट करेंगे, एस पी का फाइंड आउट करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई फोर्स ऑन
SP, ठीक है। तो कहाँ कैसा फोर्स लगेगा, देखिए कि भाई आपको एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज़ करना है, तो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड की इंडिकेट वो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लग रही है और करंट कहाँ पे जा रही है, ऐसे करंट जा रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आपका लगेगा ए वाली डायरेक्शन पे, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे सिंबल भी ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अ क्रॉस, ओके। तो ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा, चला या दिस फोर्स का मैं नाम दे देता हूँ F1 फोर्स, ओके। तो वो किस मीन्स के उसकी वैल्यू क्या आएगी, ILB फोर्स आएगी, ओके। तो फोर्स SP इज BIL इनसाइड, कहाँ पे लगा, इनसाइड पे लगा, ठीक है। ये फोर्स का मैं नाम देता हूँ F1 फोर्स, दिस इज F1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ILB, ठीक है, ओके। देन आफ्टर सेकेंड फोर्स फाइंड आउट कीजिए, सेकेंड फोर्स ऑन PQ के लिए, PQ के लिए देखिए कि भाई यहाँ पे करंट का फ्लो ऐसे होती है, ऐसे, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, दिस इज अ करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है आपकी करंट की डायरेक्शन AC, ओ तो ओके। तो आपका फोर्स कहाँ पे लगा कि भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, ऐसे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे फोर्स लगा, ठीक है, ओके। तो ये फोर्स आपकी यहाँ पे लगी, ये फोर्स का मैं नाम दे देता हूँ F2 फोर्स, ओके। तो वहाँ पे देखिए कि भाई लेंथ आपको L नहीं रखनी है पर W लिखनी है, ठीक है, ओके। इसलिए आपको यहाँ पे BIW वो फोर्स लगती है डाउनवर्ड, और उसका मैं नाम दे देता हूँ F2 इज इक्वल टू आएगा IWB, ओके। देन आफ्टर फोर्स होना QR, ओके। तो फोर्स होना QR, देखिए कि भाई यहाँ पे करंट का डायरेक्शन था अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको ये ऐसे रखनी है, ऐसे, ओके। तो ऐसे देखिए कि आपका थंब ऐसे आपका निकल रहा है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रही है, ठीक है, ओके। तो ये आपका फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, उसकी भी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, BIL ही आएगी, बट आउटसाइड में आएगी, आउटसाइड, दिस इज F3 फोर्स इज ILB, ठीक है। देन आफ्टर एक फोर्स अभी लास्ट वाली फोर्स बाकी है RS की फोर्स, ओके। तो यहाँ पे AC करंट जा रही है, AC, ओके। तो आप देखिए कि भाई ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखनी है ऐसी, तो वो अपर डायरेक्शन में आपको मिलेगी, अपर डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो वो कितना मिलेगी, BIW, क्योंकि यहाँ पे W बीट थे, AW है तो ये भी W ही होगी, ओके। तो देन आफ्टर अपवर्ड F4 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, IWB लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपने फाइंड आउट कर लिया, देखिए ये इनसाइड में लगती है, ये आउटसाइड में लगती है, ये डाउनवर्ड में लगती है और अपवर्ड में, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड वाली दोनों जो फोर्सेस है, दिस इज F2 और F4, ये दोनों क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ओके। और दोनों मीन्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो गई, लीनियर, ठीक है। कि हम उसको बोल सकते हैं को इंसिडेंट भी बोल सकते हैं, कोलिनियर भी बोल सकते हैं, ओके। तो कोलिनियर फोर्स है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, F2 और F4 यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है। और देखिए यहाँ पे F1 और F2 ऐसे है, तो ऐसे इसलिए वो क्या करेगा, टर्निंग करेगा ऐसे, ठीक है। आपने देखा कि भाई आपने ऐसी कॉइल रखी हुई है, एक का फोर्स यहाँ पे ऐसे लगती है और दूसरे का फोर्स ऐसे लगती है, तो वो क्या करने लगेगी, ऐसी टर्निंग करने लगेगी। और दूसरा फोर्स कैसे लगता है कि भाई एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है और एक फोर्स अपर डायरेक्शन में लगती है, दोनों फोर्स आपकी कैंसिल आउट हो जाती है। तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि भाई F2 और F4 इज अ परपेंडिकुलर, F2 and F4 is a perpendicular are linear, equal and opposite, hence they cancel out, और कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और F1 और F3 फोर्स कैंसिल आउट नहीं होने वाली है, वो अपोजिट नेचर का है बन और डिफरेंट पॉइंट पे लगती है, तो उसका भी आपको यहाँ पे लिख देना है कि भाई F1 F3 आर इक्वल अपोजिट एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे वो लगती है, एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी, ठीक है, एट डिफरेंट पॉइंट, वो एक डिफरेंट पॉइंट पे लगती है एट डिफरेंट पॉइंट, ओके। ओके, तो F1 F3 आर इक्वल अपोजिट एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी, एक सेम ही बॉडी पे लगती है पर वो डिफरेंट पॉइंट पे लगती है, ओके। देयरफॉर F1 और F3 फोर्स क्या क्रिएट करेगी, F1 और F3 फोर्स कैंसिल आउट नहीं होगी, बट वो एक कपल ऑफ फोर्स क्रिएट करेगी, बिकॉज कपल ऑफ फोर्स का नेचर क्या होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम ही होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो F1 और F3 फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, बट वो अपोजिट नेचर में क्रिएट हो रही है, तो वो क्या क्रिएट करेगी, इसका कपल ऑफ फोर्स, और कपल ऑफ फोर्स क्या बनाती है, टॉर्क बनाती है, तो यहाँ पे टॉर्क रिप्रेजेंट होगा,
ठीक है। तो उसका यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि भाई देयर फोर्स F1 F3 make a couple of force that will create a torque, और क्या क्रिएट करेगी, टॉर्क क्रिएट करेगी। ड्यू टू दिस टॉर्क तो कॉइल विथ टर्न, ठीक है। ये टॉर्क के कारण कॉइल क्या करेगी, टर्निंग मोशन करेगी। तो यहाँ पे आपकी कॉइल रोटेशन करेगी, ठीक है। ए वाली कॉइल आपकी रोटेशन करेगी। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क कितना लगेगा, वो टॉर्क आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तो देखिए कि भाई पहले तो ए वाली जो सर्कुलर मीन्स आपने कॉइल है तो आपने ऐसी रखी है, ऐसे आपने रखी है, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हैं। ओके, ऐसे आप देखिए तो आपने ऐसी रखी है, ऐसे आपके टर्निंग करके आपने रखी हुई है। तो ऊपर से आपको क्या नज़र आती है, ओनली फॉर एक सिंपल लाइन नज़र आती है। ए वाली लाइन, ए वाली लेंथ आपको नज़र नहीं आएगी। तो मैं ऐसी में फिगर में यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए कि भाई ए आपकी एक सिंपल सी लेंथ अवेलेबल है। ये लेंथ कितनी होगी, W होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है उसका W। ओके, ऐसी मैंने रखी हुई है, ठीक है। और उसका मैं एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूँगा तो उसका परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर। यहाँ पे भी ऐसा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे भी ऐसा परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये कॉइल है ना, आपने ऐसे रखी है तो उसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। लेंथ का भी एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, उसका भी ऐसा आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, दिस इज एरिया वेक्टर ए वेक्टर। ओके, देन आफ्टर आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे है, तो ऐसे यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है ऐसे, दिस इज अ बी। और बी और एक के बीच का एंगल आपने कंसिडर कर लिया कि भाई दिस इज अ थीटा एंगल। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कहाँ पे लगती है, ए वाली डायरेक्शन पे, ये मैंने लग दिया पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे फोर्स लगती है ए वाली डायरेक्शन पे और यहाँ पे फोर्स लगती है ए वाली डायरेक्शन में। तो दिस फोर्स इज अ F1 फोर्स एंड दिस फोर्स इज अ F3 फोर्स। ओके, तो टॉर्क की इक्वेशन क्या आती है, टॉर्क की बेसिक इक्वेशन क्या आती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉर्क की इक्वेशन। देखिए कि भाई टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ओके, ये दोनों फोर्स का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो उसकी बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फोर्स को मैं एक्सटेंड करूँगा ऐसे। ओके, तो ए हो गया उसकी बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ PN। तो आपको एक PN डिस्टेंस आपको निकालनी है। देखिए कि भाई आप जियोमेट्रिक से PN डिस्टेंस आप कैसे निकालते हो, वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई देखिए कि यहाँ पे बी की डायरेक्शन ऐसी और एरिया वेक्टर ऐसी, तो उसके बीच का एंगल थीटा है। अच्छा, तो ए एंगल थीटा है तो मुझे ए एंगल फाइंड आउट करना है, दिस एंगल। ओके, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसमें से ये थीटा है तो ए वाली एंगल क्या आएगी, π/2 माइनस थीटा आप लिख सकते हो ए वाली एंगल, ठीक है। ओके, अच्छा मुझे ए वाली एंगल निकालनी है, दिस एंगल इज अल्फा। ओके, तो आपको अल्फा एंगल निकालनी है और ए वाली एंगल है आपकी π/2 माइनस थीटा और ए वाली एंगल है आपकी 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल में कंसिडर कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे लिख दिया x y and z। ओके, तो एक्स वाई जेड इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, तो टोटल एंगल। ओके, तो आपका एक्स एंगल टोटल एंगल इज एक्स प्लस टोटल एंगल इज वाई प्लस एंगल इज जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है। ऐसा आपने आगे स्टडी मिस कर 9th और 10th में आपने स्टडी किया हुआ होगा। ओके, तो एक्स एंगल आपका कितना है कि भाई π/2 माइनस थीटा है और वाई एंगल आपका कितना है, वाई एंगल तो आपको फाइंड आउट करना है, दिस इज अल्फा। और जेड एंगल है आपका π/2 इज इक्वल टू आएगा 180। ओके, तो π/2 प्लस π/2 सो दैट 180 और यहाँ पे भी 180, तो 180 इज कैंसल, सो दैट माइनस थीटा प्लस अल्फा। तो ये थीटा को आप यहाँ पे ले आइए तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा। तो ये अल्फा एंगल कितनी होएगी, थीटा। तो दिस एंगल इज अ थीटा। ओके, तो ए वाली एंगल आपकी थीटा है और आपको ए डिस्टेंस आपको निकालनी है PN डिस्टेंस। तो देखिए भाई ए वाली एंगल कितनी बनती है, 90 डिग्री। और ये PQ क्या बन गया, PQ बन गया आपका हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ओके, यहाँ पे एंगल है और PN आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज़ करिए आपको PN निकालने के लिए कि भाई साइन थीटा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे थीटा एंगल है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ओके, तो परपेंडिकुलर है आपका PN और हाइपो है आपका PQ। ओके, तो आपको PN सब्जेक्ट ही बना देना है, तो PN इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको,
पी क्यू साइन थीटा। व्हाट इज दी पी क्यू? पी क्यू इज डब्ल्यू, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। ओके, देन आफ्टर फोर्स क्या होगा? तो फोर्स कौन सा लगता है भाई? यहाँ पे कौन सा फोर्स लगने से मीन्स के टॉर्क लगती है? कपल ऑफ फोर्स कौन सा क्रिएट करती है? आई एल बी कंसिडर करती है, आई डब्ल्यू बी? आई डब्ल्यू तो भाई कैंसिल आउट हो गई, ओनली फॉर आई एल बी फोर्स लगेगी। तो आई एल बी फोर्स लगने से वो टॉर्क एक्सपीरियंस होती है ना। ओके, तो आई एल बी फोर्स है वो टॉर्क एक्सपीरियंस होती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई एल बी फोर्स। देखिए मैं यहाँ पे वापस में टॉर्क का इक्वेशन लिख देता हूँ कि भाई टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका पी एन था, वो आपको मिल रहा था डब्ल्यू साइन थीटा। देन आफ्टर आपने यहाँ पे लिखा आई एल बी फोर्स। ओके, व्हाट इज द लेंथ एन डब्ल्यू? तो यहाँ पे एल इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू होती है एरिया। ठीक है, लेंथ और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया होगा। ओके, तो ये इक्वेशन आपकी बनने वाली है यहाँ पे आई बी ए साइन थीटा। दिस इज अ टॉर्क, तो ये आपका टॉर्क फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल पे कितना टॉर्क लगेगा? आई ए बी साइन थीटा लगेगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थीटा एंगल किसकी बीच का एंगल था? आपने देखा था फिगर में कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। ओके, तो देखिए कि भाई आपके पास यहाँ पे एक ही सर्कुलर रिंग थी, बट आप सोचिए कि भाई आपके पास यहाँ पे एन सर्कुलर रिंग अवेलेबल है, एन सॉरी रेक्टेंगुलर कॉइल अवेलेबल है। ठीक है, एन नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल अवेलेबल है। ओके, तो विथ एन टर्न्स, जब आपका एन टर्न्स होगा तो टाउ इज इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या होगा कि भाई एन के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एन आई ए बी साइन थीटा, ये आपकी इक्वेशन हो गई, टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई एन आई इज इक्वल टू क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट होती है। एन आई इज इक्वल टू क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मैं यहाँ पे एम कंसिडर कर देता हूँ, तो एन इज इक्वल टू एन आई ए। दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसा हमने आगे लिया था मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल टू एन आई ए। ओके, तो अब आपकी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या बनेगी? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जैसे कि आपने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डायपोल मोमेंटम को पुट किया था, तब यहाँ पे टॉर्क कितना लगता था? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा लगा था। व्हाट इज द पी? इज इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंटम। तो यहाँ पे एम क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम है। यहाँ पे ई क्या थी? इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पे भी साइन थीटा था, यहाँ पे भी साइन थीटा है। दोनों फिनोमिना सेम ही है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में ख्याल आया होगा तब भी ये वाली फिनोमिना में आपको ख्याल आएगा। यहाँ पे भी क्या लगती है? टॉर्क लगती है। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम थी, यहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम है। वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। दोनों इक्वेशन आपका सेम ही बन रहा है। ठीक है, ओके, तो उसको वेक्टर में आपको एडिशन करते हैं ना, ये वेक्टर के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो एम क्रॉस बी आएगी, एम क्रॉस बी। ओके, तो टॉर्क की डायरेक्शन बच्चे आप मिस के जब एग्जाम में आप लगते हो तब आप पहले ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई बी क्रॉस एम। तो दिस इज अ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन गलत हो जाएगी। टॉर्क को आपको कैसे लगना है? एम क्रॉस बी। आपको क्या याद रखना है कि भाई पहले एरिया वेक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एरिया वेक्टर। तो आप यहाँ पे देखिए कि भाई एम इज इक्वल टू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? एन आई ए पुट कर सकता हूँ। तो एन आई ए और बी, देखिए कि भाई पहले एरिया वेक्टर आ गया, देन आफ्टर बी आ गया, देन आफ्टर यहाँ पे टॉर्क टाउ आएगा। ख्याल आया आपको? क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन क्यों चेंज होगी? आप मान लीजिए कि भाई एम की डायरेक्शन है आई कैप और बी की डायरेक्शन है जे कैप, ए है आई कैप और जे कैप। ओके, तो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या होती है? के कैप होती है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इज इक्वल टू क्या आएगी? माइनस के कैप आएगी। ठीक है, इसलिए टॉर्क की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बट आपको क्या याद रखनी है कि भाई पहले एरिया वेक्टर आएगा, देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। तो पहले क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंटम आएगा, देन आफ्टर मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे इक्वेशन याद रखनी है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे नेट फोर्स क्या लगती है? सभी कॉइल की नेट फोर्स क्या लगती है? जीरो लगती है। तो नेट फोर्स जीरो लगती है, इसलिए वो लीनियर मोशन नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्यों नेट फोर्स जीरो लगेगी? क्योंकि F1 इज इक्वल टू माइनस F3 है और F2 इज इक्वल टू माइनस F4 है। सो दैट नेट फोर्स इज जीरो। So coil is only rotational motion create।
but not linear motion. ठीक है, और ओनली फॉर कौन सी मोशन करेगी, एक रोटेशनल मोशन ही करेगी, लीनियर मोशन नहीं करेगी। अगर ये वाली केस में आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ली है बट आपकी फील्ड इसका नॉन यूनिफॉर्म है, तब क्या होने वाली है, जब आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तब ए वाली फोर्स और ए वाली फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होगी। ये डायरेक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट है ही, बट उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट होगा तो ये आपकी कॉइल में इसके ट्रैवल भी करेगी, एक लीनियर मोशन में ट्रैवल भी करेगी और रोटेशन मोशन भी करेगी। ठीक है, वो ऐसे ट्रैवल भी करेगी और रोटेशन मोशन भी करेगी, वो दोनों मोशन करेगी। बट आपने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से वो ओनली फॉर मिसके क्या कर सकती है, रोटेशन मोशन क्रिएट कर सकती है। वहाँ पे ओनली फॉर टॉर्क लगती है, ये टॉर्क आपने यहाँ पे निकाल लिया। चला आपको, ओके।